नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही पढ़ाई? पिछले वीडियो देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? अच्छा था वीडियो। पहले के थोड़े कुछ वीडियोज में क्या है, वॉइस से थोड़ी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, उसको लेकिन सुधार कर दिया जाएगा, ठीक है? उसमें आप परेशान मत होइएगा। बाकी अब कोई टॉपिक्स नहीं पिछले का समझ में आया होगा यूनिट सेल सॉलिड स्टेट का, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग उसको दोबारा से अरेंज करेंगे वीडियो को, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आएगी बताइएगा, फिर से हम लोग वीडियो को एडिट करने का प्रयास करेंगे। तो पिछला लेक्चर कैसा रहा आप सबके लिए? जैसा होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज आपको जो हम नया लेक्चर पढ़ाने वाले हैं वो है क्लोज पैकिंग के बारे में बताना है। किसके बारे में? क्लोज पैकिंग के बारे में बताना है। और क्लोज पैकिंग होता क्या है? क्लोज पैकिंग क्या होता है? अभी इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा? पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ा, ठीक है? किसका? क्यूबिक का पढ़ा। उसके पहले एक टेबल पढ़ी, ठीक है? तो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है? क्लोज पैकिंग है। अब क्लोज पैकिंग होता क्या है? क्लोज पैकिंग का मतलब होता है एटम्स का अरेंजमेंट करना। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है? एटम्स का अरेंजमेंट करना। और एटम्स का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है? इन एटम्स का अरेंजमेंट करते हुए एक क्या बनाते हैं? लैटिस बनाते हैं। इन एटम्स का अरेंजमेंट करके एक लैटिस बनाते हैं और उस डिफरेंट टाइप्स की लैटिस पर एक यूनिट सेल प्रिपेयर करते हैं। एक यूनिट सेल बनाते हैं जिस पर हम लोग स्टडी करते हैं। क्या होता है कि इसमें एक एटम्स को अरेंज किया जाता है। एटम्स को अरेंज करके डिफरेंट टाइप की लैटिस पर एक यूनिट सेल बनती है। डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल से एक लैटिस बनती है। उसी लैटिस पर हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। जैसे 1D के क्लोज पैकिंग की बात करें, 2D की क्लोज पैकिंग की बात करें, 3D के क्लोज पैकिंग की बात करें, तो इस तरीके के जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लोज पैकिंग के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अगर नॉर्मली कोई पूछ रहा है क्लोज पैकिंग क्या होता है, तो क्लोज पैकिंग क्या होता है कि इसमें एटम्स का अरेंजमेंट किया जाता है। एटम्स का अरेंजमेंट किया जाता है और अरेंजमेंट करने के बाद एक डिफरेंट टाइप का लैटिस बनता है और उसी लैटिस पे हम लोग क्या करते हैं? यूनिट सेल बनाते हैं और उसी यूनिट सेल पर हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है? तो चलते हैं इस पर क्लोज पैकिंग पर। जैसे अगर क्लोज पैकिंग की बात करें तो 1D की क्लोज पैकिंग पे बात करें, 1D क्लोज पैकिंग। तो 1D क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है? इसमें एटम्स का अरेंजमेंट कैसे होगा? 1D के लिए एटम्स का जो अरेंजमेंट किया जाता है मींस वन डायरेक्शन, तो उसमें एटम्स का अरेंजमेंट एक सीधी लाइन में किया जाएगा। एटम्स का अरेंजमेंट कैसे किया जाएगा? एक सीधी लाइन में किया जाएगा। जैसे इसमें हम बता रहे हैं, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये एटम्स का अरेंजमेंट ऐसे करना है 1D में, ऐसे ही कर कीजिएगा। ये हो गया, ये हो गया, हो गया, ठीक है? ये 1D के लिए हम लोग एटम्स का अरेंजमेंट ऐसे ही करेंगे, ठीक है? तो अगर अब इसके हम लोग पॉइंट पे जाए तो अगर इसका कोई पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखो 1D जो है, ठीक है, 1D इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और 2D जो 3D है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो 1D इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 2D और 3D ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लो। ये 1D के लिए एक एटम्स का अरेंजमेंट हो गया। 1D में एटम्स का अरेंजमेंट ऐसे ही होगा, वन डायरेक्शन, ठीक है? अगर इसको हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, इसको इधर बढ़ाते चले जाएंगे, 1D के लिए इसको इधर बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है? तो ये 1D के लिए है, 1D के लिए एटम्स का अरेंजमेंट है। अगर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे जाए, CN नंबर पे, तो कोई भी इसमें एक एटम्स ले लो, चाहे ये कोई भी एक एटम्स ले लो, ठीक है? तो अब हम लोग मान लो ये एटम्स ले रहे हैं, ठीक है? तो ये एटम्स जो है ये कितने एटम्स को टच कर रहा है? ये वाला एटम्स कितने एटम्स को टच कर रहा है? ये इसको टच कर रहा है और ये इसको टच कर रहा है। कितने एटम्स को टच कर रहा है?
ये वाला जो एटम्स है कितने एटम्स को, 2 एटम्स को टच कर रहा है, मींस इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। क्लियर? 1D समझ में आ गया क्या होता है? 1D का मतलब एक ही लाइन में एटम्स का अरेंजमेंट, और उस एटम्स में जो कोई भी एक एटम्स लो वो कितने एटम्स से टच कर रहा है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। क्लियर? 1D समझ में आया? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े 2D के लिए हम लोग रेस्ट कर दें, ठीक है कर दें। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 2D के क्लोज पैकिंग के बारे में। 2D क्लोज पैकिंग के बारे में कि 2D क्लोज पैकिंग किससे कैसे होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसको बोलते हैं 2D। इसको मान लो वो जो इससे पहले हमने पढ़ा उसको केस 1 मान लो, जो पहले पढ़ा है उसको केस 1 मान लो, और जो ये पढ़ाने जा रहे हैं इसको केस 2 मान लो। ठीक है, ऐसे नॉर्मली केस 2 जिसको बोलते हैं क्या, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब हम लोग क्या बात पढ़ने वाले हैं, 1D पढ़ चुके, 1D के बाद अब हम लोग 2D पढ़ने वाले हैं जिसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि एक स्क्वायर यूनिट सेल बनती है। क्या बनती है? एक स्क्वायर यूनिट सेल बनती है, और वो कैसे बनती है, एटम्स के अरेंजमेंट से बनती है। एटम्स के अरेंजमेंट से बनती है, तो ठीक है आइए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो जो 2D बनाया जाता है एटम्स का अरेंजमेंट वो भी 1D के द्वारा ही बनाया जाता है। कैसे? देखो ये एटम्स हो गया, पहले 1D को हम लोग फॉलो करेंगे। क्लियर? ये 1D वाला हो गया। 1D का अरेंजमेंट ऐसे ही किया था ना, छोटे बड़े हो गए थोड़ा, ठीक है आप लोग साइज बनाइएगा अगर हम लोग, ठीक है। अब इसी के सिमिलर नीचे हम लोग अरेंज कर देंगे एटम्स को। समझ में आ रहा है? वो 1D था, ये हमारा 2D है। इतनी बात समझ में आई? अब इसका जो ये है इसको बोलते हैं लेयर 1, लेयर ए मान लो या लेयर 1 मान लो। इसको भी हम लोग लेयर ए ही बोलेंगे क्योंकि ये चलता रहेगा ना, ए ए ए ए चलता रहेगा ये। ठीक है, लेयर 1 बोलेंगे इसको। ठीक है, आप देखो क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है कि इसकी जो डायरेक्शन है ये इधर चली जाएगी, इसकी इधर ही चलती जाएगी। क्लियर? ये वाला इधर ही एटम्स को अरेंज कर देंगे, इसके एटम्स इधर अरेंज करेंगे, और नीचे वाले इधर भी सिमिलर, इसके सिमिलर ये नीचे करते रहेंगे एटम्स का अरेंजमेंट। ये वाले इधर चलते रहेंगे, ये वाले इधर करते रहेंगे, ये वाले। क्लियर? इस तरह से ऐसे एटम्स का अरेंजमेंट ऐसे करना है। क्लियर? ये वाली सीरीज बनाते हुए चले जाएंगे, उसके सिमिलर ये वाली, फिर नीचे ही इसी तरह से बनाते हुए चले जाएंगे हर एक एटम्स। क्या इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब देखो इसमें 2D के लिए स्क्वायर कैसे बनता है, इसमें से कोई भी 4 एटम ले लो, इसमें से कोई भी 4 एटम ले लो। 4 एटम मान लो हम लोग ये ले लिए 1 2 3 4 4 एटम्स। चारों एटम्स के सेंटर को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया, नाम दे दो A B C D। देखो एक स्क्वायर यूनिट सेल बन गया, 4 एटम्स के सेंटर को ज्वाइन कर दिया, एक स्क्वायर यूनिट सेल मिल गया हम लोगों को। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब देखो
जब 1D आपको समझ में आ गया था। अब देखो 2D क्या है, 2D में क्या है, टर्म्स का अरेंजमेंट उसी के सिमिलर ऊपर नीचे करते हुए लिख दिए हम लोग। क्या है 2D का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, एक स्क्वायर बन गया। अब इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी हम लोग लिखाए दे रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इतना नोट कर लो तो हम लोग आगे बढ़ें। एटम्स का अरेंजमेंट ऐसे ही करना है, एक लाइन हो गई, उसके सिमिलर एक लाइन, फिर उसके सिमिलर एक लाइन, फिर उसके सिमिलर एक लाइन, ठीक है, क्लियर, नोट कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ें। इतनी बात समझ में आई, ये वाली बात ना, ये हाँ देखो इसमें 4 एटम है, चारों एटम के सेंटर को लेकर, चारों एटम के सेंटर को ले लिया गया और चारों एटम के सेंटर को क्या किया गया, ज्वाइन किया गया, जिससे एक स्क्वायर यूनिट सेल तैयार हो गई हमारी। 4 एटम्स के सेंटर को ज्वाइन कर दिया गया और एक स्क्वायर यूनिट सेल बन गई हमारी। कौन सी बनी, ए बी सी डी, एक स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, ए बी सी डी, बस वही हमारी एक स्क्वायर यूनिट सेल बन गई, क्लियर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लो, क्या है देख लो। जैसे इसके हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाएं तो पहले पॉइंट पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे कि जो लेयर थी, जो ये लेयर थी हम लोगों की, ये वाली, ये सिमिलर थी ना, एक दूसरे के नीचे, एक दूसरे के नीचे, इसके नीचे भी ऐसे ही कर देंगे हम लोग, इसको भी लेयर 1 मानेंगे, इसको भी लेयर ए मानेंगे, इसको भी लेयर ए मानेंगे, क्यों, क्योंकि सिमिलर है। इसको उठा के उल्टा रख दो तब भी ये वाली ए होगी, ए बी सी तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि सिमिलर तो सारे हैं ना, सारे सिमिलर है, तो सबको ए लेयर ए करके मानते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले लेयर का जो एटम्स है उसमें लेयर का अरेंजमेंट कैसे है, ए ए ए ए ए डॉट 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 ए टाइप मान लो, ठीक है, लेयर का अरेंजमेंट कैसे है, ए टाइप मान लो। ए टाइप हो गया लेयर का अरेंजमेंट, ठीक है, जिससे एक यूनिट सेल बनती है, क्या बनती है, एक यूनिट सेल बनती है, क्लियर। अब अगर इसके दूसरे पॉइंट पर हम लोग जाएं, जेड इफेक्टिव नंबर पे, जेड इफेक्टिव नंबर पे, तो इसका जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, देखो ए टर्म्स हो गया, चार एटम्स, हम वो ले लेते हैं 4 एटम्स, वो 4 एटम्स नहीं है जिनसे मिलकर एक स्क्वायर यूनिट सेल बना था, देख लेना, ठीक है, वही 4 एटम्स हैं, वो 4 एटम्स हम निकाल लें, बाकी आप पीछे फिगर देख लीजिएगा। इस तरीके से 4 एटम्स को लेकर हम लोग बनाए थे, एक स्क्वायर यूनिट सेल बनाए थे, इस तरीके के 4 एटम्स हैं ए बी सी डी। तो देखो कि ये वाला जो पार्ट है एटम्स का वो स्क्वायर के अंदर है, और एक एटम्स के कितने पार्ट हैं, ये देखो, ये 4 पार्ट है ना, 4 पार्ट हैं, और 4 पार्ट में से एक पार्ट स्क्वायर के अंदर जा रहा है, प्रत्येक एटम्स का, हर एटम्स का एक पार्ट स्क्वायर के अंदर जा रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, और हर एटम्स के 1/4 पार्ट हैं, क्लियर। हर एटम्स का एक पार्ट स्क्वायर के अंदर जा रहा है, एक एटम्स का, जैसे कि एटम्स है तो इसमें 4 पार्ट कर दो, तो इसको अगर एक भरा हुआ है तो इसको क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं, क्लियर। तो एक एटम्स का क्या है, 1/4 है, और कितने एटम हैं, 4 हैं। एक एटम्स का 1/4 पार्ट यूनिट सेल के अंदर जा रहा है, और 4 एटम्स हैं, तो कितना जेड इफेक्टिव आएगा, जेड इज इक्वल टू 1 आएगा,
जेड इफेक्टिव नंबर आ गया समझ में कैसे निकला। एक पार्ट एटम्स का यूनिट सेल के अंदर है और 4 एटम्स हैं, तो एक पार्ट का मतलब 1/4 पार्ट और 4 यूनिट सेल, तो 4 एटम्स हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर, जेड इफेक्टिव 1 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर पे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर पे चलते हैं। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें किसी भी एक एटम्स को पकड़ लो, जैसे हम लोग बनाए थे, बना लो इसको। किसी भी एक एटम्स को पकड़ लो, इसमें किसी भी एक एटम्स को, ठीक, जैसे इस वाले एटम को पकड़ लो। कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के लिए क्या है, कोई एक एटम पकड़ लो, ये वाला एटम पकड़ लिया, पक्का। तो अब देखो, जब मैंने ये वाला एटम्स लिया तो ये एटम्स कितने एटम्स को टच कर रहा है, ये वाला एटम कितने को टच कर रहा है, 1 2 3, कितने हो गए, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको भी टच कर रहा है, ये इसको भी टच कर रहा है, 3 हो गए। और मैंने बताया था इसके सिमिलर ऊपर भी हो सकता है, तो एक एटम्स इसके ऊपर भी तो होगा ना। तो कितने टोटल टच करते हैं एक एटम्स को, एक एटम्स को कितने एटम्स टच कर रहे हैं, 4, कितने, 4, 1 2 3, 1 2 3 और 4, मींस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, जैसे फिर से एक बार इंपॉर्टेंट समझाया दे रहा हूं कि एटम्स का अरेंजमेंट का जो टाइप होगा वो ए टाइप होगा, और जो इसका जेड इफेक्टिव होगा वो, देखो ये मैंने समझाया था ना लेयर बना के, तो 4 पॉइंट्स का क्या हुआ, 4 एटम्स के 4 पॉइंट्स से मिलकर एक यूनिट सेल बनाई गई, और एटम्स का, प्रत्येक एटम्स का एक पार्ट यूनिट सेल के अंदर है, प्रत्येक एटम्स का एक पार्ट यूनिट सेल के अंदर है, और एक एटम्स को जो फुल फिल है पूरा पार्ट वो 1/4 पार्ट है, तो एक एटम्स का 1/4 पार्ट हो गया, और 4 एटम्स हैं तो जेड इफेक्टिव कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर पे जाए इसके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसमें से कोई एक एटम्स पकड़ लो, जिस एक एटम्स को पकड़ लो और उस एटम्स को देखो कितने एटम्स टच हो रहे हैं, कितने, इस एटम्स को मान लो हम लोग पकड़ लिए, तो 1 2 3 और एक इसके ऊपर 4, एक एटम्स को 4 एटम्स पकड़ लें तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4 आएगा, क्लियर। अब देखो हम लोग इसके रिलेशन पर जाते हैं, रिलेशन कोई भी एक एटम्स हो, जैसे ये वाला एटम्स हो गया, ये एटम्स हो गया, ये एटम्स हो गया, कोई एक एटम्स ले लो, तो इस एटम्स की रेडियस r मान लो, इस एटम की रेडियस भी r मान लो, और इसकी जो डिस्टेंस होगी, एज लेंथ जिसको बोलते हैं, एज लेंथ जिसको बोलते हैं उसको a से लिखते हैं, तो r 2r लिखते हैं यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन a एंड r, रिलेशन बिटवीन a एंड r, तो r और r क्या हो जाएगा, r और r इधर हम लोग लिखे दे रहे हैं 2r, और एज लेंथ कितनी थी a, तो रिलेशन बिटवीन a एंड r क्या होगा, यहां पर लिखे दे रहे हैं, रिलेशन बिटवीन a एंड r, क्लियर। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, दिख रहा है ना, क्लियर। तो पहला पॉइंट एटम्स के कैसे अरेंज होते हैं, ए टाइप में, कोई भी आप नाम दे दो, हमने ए दे दिया, आप 1 1 z y y कुछ भी दे दो। उसके बाद जेड इफेक्टिव हो गया, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इसमें रिलेशन ए और आर बताना है, तो दो एटम्स कोई भी ले लो, दो एटम्स के बीच की रेडियस 2r हो जाएगी, और उसकी जो साइड एज लेंथ होगी, एज लेंथ उसको a से लिखेंगे, तो 2r a हो गया, क्लियर। अब जब हमको ये पता चल गया तो अब हमको इसका परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन भी निकालना है। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 2d का, तो मैंने फॉर्मूला इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, 2d और 3d दोनों का फॉर्मूला बताया था कि 2d निकालने के लिए 2d का परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है और 3d का परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, दोनों फॉर्मूले हमने बताए थे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ये इतना नोट कर लो।
इसको थर्ड पॉइंट और इसको फोर्थ पॉइंट मान लो। क्लियर? अब फिफ्थ पॉइंट हम लोगों को कौन सा होगा? परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इसका निकालना है, इसका 2D का। अब देखो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? 2D का परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला बताया था, जो था Z इफेक्टिव इनटू 2D के लिए एरिया ऑफ एटम बोला था ना, और 3D के लिए वॉल्यूम था। एरिया ऑफ एटम अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल इनटू, इधर देखो 100 था। क्लियर? ये फॉर्मूला था 2D का परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, देख लेना। अब देखो जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग था, अभी जो इसका हमने जेड इफेक्टिव निकाला था, जेड इफेक्टिव कितना निकाला था? 1 निकाला था। जेड इफेक्टिव 1 निकाला था। और जो एरिया ऑफ एटम होता है, डेस्क, एक डेस्क जानते हो ना, डेस्क का एरिया क्या होता है? स्फीयर पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ एटम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ यूनिट सेल। अब देखो स्क्वायर है ना, तो अगर इसकी एज लेंथ क्या होगी? ए होगी, तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर होगा। क्लियर? ए स्क्वायर इनटू 100। क्लियर? आप देखो ऊपर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन, ए को आर के फॉर्म में लिखो। ए को आर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखो अभी हमने रिलेशन बताया था ए और आर में, तो आया था क्या? 2r = a, तो a को 2r लिख सकते हैं, तो 2r का स्क्वायर कर देंगे इनटू 100 कर देंगे। आ रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? देखिए दिख रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। पाई आर स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इनटू 100। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो कितना बचेगा? पाई/4 इनटू 100 बचेगा। कितना बचेगा? पाई/4 इनटू 100। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लोगे? सॉल्व कर लो इसको। कितना आएगा? 25 पाई 78.5%। परसेंटेज पीएफ कितना निकला? 78.5% निकला। क्लियर? दिख रहा है? क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन था। और अगर आप इसका वॉइड पूछ ले, वॉइड कैसे निकालेंगे? तो वॉइड क्या होता है? वॉइड मैंने बताया था कि जो यूनिट सेल्स होती है उनके बीच का जो स्पेस होता है, जहां पर एटम्स के बीच में स्पेस होता है, इसको बोलते हैं वॉइड। ठीक है, तो 100 माइनस परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन को निकाल दो, बस वही हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो वॉइड क्या निकलेगा? वॉइड निकलेगा 100 माइनस परसेंटेज पीएफ, तो 100 माइनस कितना? 78.5 निकाल दो, कितना बचेगा? 21.5%। क्लियर? निकाल लो, ये हमारा वॉइड निकल गया। हो गया? देख लो कहीं कोई दिक्कत? देख लो। तो आगे हम लोग चलने वाले हैं किस पे? हेक्सागोनल पे। तो हेक्सागोनल का लेक्चर अब हम लोग लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी ज्यादा लॉन्ग वीडियो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला है कि वीडियो सर ज्यादा लॉन्ग जा रही है, तो अभी थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाएंगे। अब जो ये नया लेक्चर आएगा उसमें हम लोग हेक्सागोनल के बारे में पढ़ेंगे, और जो ये टॉपिक आज का था क्लोज पैकिंग के बारे में, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताइएगा कि देखकर कैसा लगा। और 1D और 2D को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 1D भले ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन 2D और 3D जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो 2D जो मैंने आज बताया है वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। 2D के लिए मैंने क्या क्या बताया था कि एटम्स का अरेंजमेंट किस टाइप का होता है, फिर एटम्स का जो जेड इफेक्टिव नंबर है वो कैसे निकलेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा, और रिलेशन ए और आर कैसे निकलेगा, और परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, और परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन से वाइड कैसे निकलेगा। ये सारी चीजें आप लोग एक बार बैठ के अपने कॉपी किताब में लगाइएगा जरूर, और लगाकर नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा कि ये कैसा रिस्पॉन्स रहा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ, नई दिशा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।